मेरे माँ बाप ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी की और शादी के बाद मेरी विदाई हुई और मैं ससुराल आ गई। सास रोज़ ताना मारती, कहती बहू के पाँव अच्छे नहीं हैं। जब से आई है हमारे घर में कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। पति के कारोबार में नुकसान हो रहा था, उसका सारा पैसा डूब गया था। पति ने मुझे मनहूस कहकर मुझे डिवोर्स की धमकी दी। सास ने भी मुझे बहुत मारा और बोली जब से आई हो मेरे बेटे का कारोबार खराब हो गया है। मैं रोती हुई ससुराल से बाहर निकल आई। मुझे अनाथ का कोई सहारा भी तो नहीं था। मैं एक फैक्ट्री में जॉब करने लगी। वहाँ मालिक को हर महीने लाखों का मुनाफा होने लगा। वह कहता जब से तुम मेरे फैक्ट्री में आई हो जब से मेरा मुनाफा हो रहा है। उसने एक फैक्ट्री से 5 फैक्ट्रियाँ बना ली। एक दिन ऑफिस में बुलाकर मुझसे शादी के लिए कहा। उसका चेहरा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी, क्योंकि वह तो मेरा। मैं अनाथ होने के बाद अपने चाची के पास रहती थी। जिस दिन मेरे लिए पहला रिश्ता आया उन्होंने जल्दी से मेरी शादी तय कर दी, क्योंकि मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ थी और वो मुझसे अपना जान छुड़वाना चाहते थे। लड़के का नाम पिंटू था। उसके पिता मेरे पापा के जान पहचान के ही थे, विदेश से आए हुए थे। साधारण तरीके से हमारी शादी हो गई। मेरी विदाई हुई। मैं दुल्हन बनकर बैठी थी। जब पिंटू कमरे में आया उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे। उसने कहा ये सब पापा की मर्जी से हुआ है। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैंने नज़रें झुका ली। बस इतना कहा मुझे मालूम है। उसने फिर कोई बात न की, बस उठकर बाहर चला गया। दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ और मैंने सोचा शायद इस दरवाजे के साथ ही हमारे बीच मोहब्बत हमेशा के लिए बंद हो गई है। अगले दिन नाश्ते पर मैं सास के पास बैठने की कोशिश की तो उन्होंने प्लेट हटाकर कहा तुम अपना नाश्ता अपने कमरे में ले जाया करो, मेरा नींद खराब ना करो। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, वही चुप से मेरी आदत बन गई। एक दिन अंकल ने मुझे अपने साथ बाजार ले जाने को कहा। रास्ते भर वो मेरी माँ की बातें करते रहे। तुम्हारी माँ बहुत हिम्मत वाली औरत थी। अगर वह जिंदा होती तो तुम्हारे लिए कुछ और सोचती। हाँ, शायद मैं ये सब सहने के लायक ना होती। मेरे ससुर चुप हो गए। घर वापस आई तो पिंटू के कमरे में तेज आवाज़ आ रही थी। वह अपनी माँ से बहस कर रहा था। ये सब पापा की मर्जी थी, मैंने तो कभी कहा भी नहीं। फिर आप मुझे क्यों तंग कर रही हैं? सास की आवाज़ तेज हुई। इसलिए कि वे लड़की तुम्हारे काबिल नहीं। तुम्हारी शादी तो मेरी सहेली की बेटी से तय थी। सब कुछ बर्बाद कर दिया इस मनहूस अनाथ को घर में लाकर। मैं दरवाजे के पीछे सब सुन रही थी और वहाँ से हट गई। दिल चाहा भाग जाऊँ वहाँ से, मगर कहाँ जाती। फिर पिंटू मेरे कमरे में आया। इस बार उसकी आंखों में कुछ नरमी दिखाई दे रही थी। शायद उसे बहस ने थका दिया था, शायद मेरी चुप्पी ने। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। मैंने सिर्फ इतना कहा मैं बोलूँगी तो शायद आपको और उलझन होगी। उसने गौर से मुझे देखा, फिर बोला तुम खूबसूरत हो, शायद इसलिए पापा ने तुम्हें चुना है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये पहला शब्द था जिसने मुझे अपनी मौजूदगी का कोई सबूत और हौसला दिया था, चाहे वो खूबसूरती ही क्यों ना हो। प्रशांत अंकल जैसे मेरे लिए एक छत की तरह थे। उनके होते सब चुप रहते और शिकायतें दब जाती थी, लेकिन वह छत अचानक गिर गई। सुबह का वक्त था। मैं नाश्ता बना रही थी कि बाहर शोर सुनाई दिया और दरवाज़ा खोलकर देखा तो नौकरानी भागती हुई आ रही थी। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, साहब सांस नहीं ले पा रहे। ये सुनना था कि सब कुछ रुक गया। पिंटू और सास दोनों कमरे में भागे। मैं पीछे पीछे। अंकल सोफे पर गिरे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे जाने कब के इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। डॉक्टर ने चेक कर लिया था कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वो पल ऐसा था जैसे घर से रोशनी की चिराग बुझ गई हो और मेरे सर से छत गिर गई हो। उस दिन के बाद से मेरे साथ सब कुछ खुल्लम खुल्ला होने लगा। कुछ दिनों के बाद घर में उनके शोक का माहौल ख़त्म हो गया। सबकी नज़रें बदल गई। वह एक दिन मेरे कमरे में आई और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी और बोली जब से ये मनहूस घर में आई है, जब से ही मेरे घर में बर्बादी घुस गई है। मेरे हंसते खेलते पति को खा गई। कुछ बोल नहीं सकी, बस उनकी आंखों में अजीब डर देखा, जैसे मैं कोई साया हूँ। पिंटू ने पहले तो कुछ ना कहा। वह खुद सदमे में था, लेकिन फिर कारोबार में समस्या आने लगी। अंकल के जाने के बाद फैक्ट्री संभालने की कोशिश की, लेकिन हर दिन कोई ना कोई समस्या बनती गई। कुछ माल की खरीद बिक्री, मजदूरों की हड़ताल, कहीं ऑर्डर कैंसिल। एक दिन वह गुस्से में घर आया, दरवाज़ा जोर से बंद किया, सीधे कमरे में आया और बोला पता नहीं क्या चल रहा है, हर तरफ नुकसान ही नुकसान है। मैंने कहा क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? उसने मुझे घूर कर देखा। तुम क्या समझोगी कारोबार को? बस भगवान से प्रार्थना करो सब ठीक हो जाए। शायद गुस्से में था, लेकिन उसके शब्द मेरे अंदर तीर की तरह उतर गए। पिंटू भी अपनी माँ के बहकाव में आकर ये समझने लगा था कि सारी बर्बादी की जड़ मैं ही हूँ। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, सास अपनी बेटी के साथ बैठी बातें कर रही थी। जब वो बोली बस भगवान बचाए, अब इस मनहूस लड़की से पहले मेरे पति को खा गई, अब अपने पति के कारोबार को खा गई। नंद ने भी हाँ में हाँ मिलाए। मम्मी आपने पहले ही कहा था, लेकिन पापा को कौन रोक सकता था? सास की आवाज़ थोड़ी तेज हुई। ये तो आई हमारी ज़िंदगी खराब करने के लिए है। अब क्या बाकी रह गया जो ये बर्बाद करके जाएगी? मैं चुपचाप अपने आंसू साफ करके वापस अपने कमरे में चली गई। पिंटू से कुछ ना कहा। फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे पर भी अपनी माँ वाले ही बातें थी। उसे भी लगता था कि मैं ही मनहूस हूँ। अपने जुबान से कुछ ना कहता,
एक दिन जब पिंटू फैक्ट्री से लौटा तो सास ने उसे रोक कर कहा, बेटा तुम इस मनहूस से अपनी जान छुड़वा लो, न जाने अब इस घर में क्या क्या बर्बाद होगा। ये लड़की तो तुम्हारे लिए मनहूसियत के सिवा कुछ नहीं। पिंटू ने गुस्से से हाथ झटका। मम्मी प्लीज, पापा के बाद सब कुछ मेरे सर पर है, मुझे काम करने दो। सास चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी चुप्पी थी जो तूफान से पहले की होती है। उस दिन के बाद जब मैंने खाने की मेज पर चावल रखा, सास ने प्लेट पलट दिया। इस चावल में कितना नमक डाल रखा है। अपने घर से कुछ सीख कर नहीं आई, सिर्फ मनहूसियत लेकर आई है। चाची और चाचा ने तो कुछ भी ना दिया और इस मनहूस को हमारे सर पर और थोप दिया। पिंटू वहीं बैठा था। उसने एक नज़र मुझे देखा लेकिन कुछ ना बोला, बस अपनी गिलास उठाकर पानी पीने लगा। माहौल अब हर दिन और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा था। पिंटू की आंखों में अब वो नरमी नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। सास के अंदर पहले ही मेरे लिए बहुत बुराई थी, लेकिन अब जैसे हर वक्त मौके की तलाश में रहती थी ताकि इस घर से मुझे निकाल सके। कभी इल्ज़ाम लगाकर, ताना मारकर। मैं कमरे में बैठे बस चुप से आंसू बहाती रहती। पिंटू दिन भर फैक्ट्री में रहता, लेकिन शाम को आकर मुझसे कोई बात ना करता। मैं खाना बनाकर रख देती, वो खा लेता। कभी बिना कुछ कहे कभी एक शब्द बोल देता, नमक तेज है। एक शाम में किचन में थी, पिंटू का फ़ोन मेज पर रखा हुआ बजने लगा। स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर था, उस पर लिखा था चंदा। फ़ोन बराबर बज रहा था। मैंने सोचा शायद कोई ज़रूरी बात हो। डरते हुए उस फ़ोन को उठा लिया। हेलो। सामने से एक नाजुक सी आवाज़ आई, पिंटू तुम आज नहीं आ रहे, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं जैसे पत्थर की हो गई, सिर्फ इतना बोली, तुम कौन हो। दूसरी तरफ चुप्पी छाई थी। फिर कॉल कट गई। मैंने फ़ोन नीचे रखा ही था कि पिंटू कमरे में आ गया। उसने मेरे हाथ में फ़ोन देखा, फिर चेहरा गुस्से में करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छूने का। मैंने डरते हुए कहा, कॉल आ रही थी, मैंने बस उठाया था। उसने ज़ोर से मेरा बाजू पकड़ा। तुम कौन होती हो मेरे फ़ोन पर बात करने वाली, मैंने बस कॉल उठाई ही थी। उसने इतनी ज़ोर से मुझे धक्का दिया कि मैं पीछे जा गिरी और दीवार से मेरा सर लगा और मेरा सर फट गया। मेरे चेहरे पर खून की लकीरें थी। तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है। मैं वहीं बैठ गई, चेहरे पर हाथ रखकर आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब किसी के लिए कुछ कहना बाकी नहीं था। पिंटू बाहर निकल गया। अगली सुबह मेरी सास मेरे चेहरे की सूजन देखकर मुंह बनाने लगी। आखिर पिंटू को अब समझ में आ गया है कि इसकी मनहूसियत तो इसको बहुत पहले करना चाहिए था। मम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बस मुंह बंद कर, मनहूस लड़की। तेरे मुंह से मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। हमने तुम पर एहसान किया, याद रखो। मैं चुप हो गई। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, सास ने ड्राइंग रूम से आवाज़ दी, यहाँ आओ चंपा। मैं गई तो वहाँ दो औरतें पहले से बैठी थीं, शायद रिश्तेदार थी। सास ने कहा, ये चंपा है, शकल अच्छी है लेकिन बस किस्मत खराब है, सब कुछ बर्बाद हो गया। एक औरत ने सर हिलाकर कहा, तुमने अब तक इसे घर में क्यों रखा हुआ है। किसी बाबा को बुलाकर इसको भी इस घर से चलता करो, खुद इस घर से निकल जाए। मैं उन लोगों की बातें सुनकर पलट आई। अब मेरे बारे में सबकी राय एक जैसी होती जा रही थी। मनहूस हूँ। रात को पिंटू आया। मैंने दरवाज़ा खोला और वह सीधा अंदर आ गया। जूते जुराब उतारे, फर्श पर फेंक दिया। मैंने खाना लगाया, उसने खाने को हाथ ना लगाया और बोला, मुझे भूख नहीं, कुछ तो खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। पिंटू ने कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो, बार बार मत टोका करो। मैंने प्लेट वापस उठा ली, दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप अंधेरे में जा बैठी। कुछ दिन के बाद एक पिंटू का दोस्त आया था फाइल देने। जाते हुए कहने लगा, भाभी पिंटू तो आजकल बहुत गुस्से में रहता है, रातों को बाहर रहता है और मैंने उसको चंदा के साथ घूमते हुए भी देखा है। क्या तुम दोनों के बीच कोई बात है क्या। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया। हाँ, सब कुछ ठीक है, शायद वह जान गया था। वह कुछ न बोला। एक शाम में जब कपड़े धोकर तय लगा रही थी, पिंटू फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से किसी से बात कर रहा था। कितनी बार कहा, तुम रात को यहाँ घर पर कॉल मत किया करो, बहुत समस्या हो जाती है। हाँ, कल मिलते हैं। जब उसने फ़ोन बंद किया तो मैंने कुछ न कहा, बस नज़र मिलाकर पूछा, कौन थी। उसने मुझे देखा और हंस दिया। क्यों इतनी जांच पड़ताल शुरू कर देती हो। बस तुम घर के कामों को याद किया करो और सही से किया करो। कभी दाल में नमक ज़्यादा होता है, कभी सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो जाती है। फिर वह चला गया। मैं चुप हो गई। सास का व्यवहार बुरा होता गया। कभी कहती, मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है तुमने। कभी बोलती, पिंटू की हालत देखी है, तुम्हारी वजह से उसकी हालत कितनी खराब है। मैं एक बेजान शरीर थी जो हर इल्ज़ाम मुझ पर रखा जाता था। हर बीते हुए दिन में मेरी हैसियत इस घर में एक साया बनकर रह गया था। न मेरा कोई हक था और न आवाज़। सास का शब्द अब बस तीखा होता गया, बल्कि जहर से भरा होता। नंद जब भी घर आती, उसकी बातों में वही नफरत दिखाई देती जो सास उसे बताती थी। एक दिन किचन में दाल में तड़का लगा रही थी कि नंद आकर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। बोली, सुना है तुम रातों को जागती हो, लगता है कोई जादू टोना कर रही हो। मैंने चौंक कर उसे देखा। नहीं, बस नींद नहीं आती। वह हंसकर बोली, हाँ, नींद नहीं आती कैसे आएगी। दिल में चोर हो तुम, किसी के बर्बादी के लिए जादू टोना करती हो। उसकी आवाज़ में ऐसी कड़वाहट टपक रही थी। सास भी वहीं आ गई, कहने लगी, हमने पहले ही कहा था ये लड़की मनहूस है और जादू टोना करती है। मैंने नज़र चुरा ली। अब दिल में कोई ऐसा बचा ही नहीं था मैं कुछ बुरा मानती। बस ये सुनकर चुप हो जाना, यही मेरी आदत बन चुकी थी।
उसी शाम पिंटू घर देर से आया। उसके चेहरे पर थकन के साथ गुस्सा भी था। मैंने पानी दिया तो कहा, हर दिन एक नई मुसीबत आती है। आज मजदूर हड़ताल पर चले गए और ऊपर से कर्ज लेने वाले फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं। मैंने धीरे से कहा, किसी से बात करो, किसी अच्छे व्यापारी से बात करो। उसने मुझे घूर कर देखा और कहा, तुम्हारा काम सिर्फ किचन संभालना और ज़्यादा दिमाग मत दो मुझे। अगले दिन सास ने गले में काला धागा डाला। मैंने पूछा, मम्मी अब सब ठीक है? उन्होंने अजीब नज़रों से मुझे देखा। तेरे असर से बचने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। मम्मी, इसे भी घर से बाहर फेंक देना चाहिए। हो सकता है उसका जादू खत्म हो जाए। मेरी सांस ही रुक गई। अब जादूगरनी कहना रोज की आदत बन गई थी। मुझे लगता वह किसी दिन सच में मुझे किसी बाबा के पास ले जाएगी। उसने मेरी चाची को फ़ोन किया और कहा, इन दोनों पति पत्नी के बीच कोई ऐसा संबंध नहीं, इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। अच्छा होगा कि तुम इसे अपने घर ले जाओ। तुमने अपनी मनहूसियत हमारे घर में दे दी है और तुम आराम से हो। चाची ने भी मुझसे बात करनी जरूरी ना समझी। उसके बाद उन्होंने कभी मुझसे बात तक न किया और ना ही मेरा हाल चाल लिया। वह डर गई थी शायद मैं दोबारा उनके घर में चली जाऊंगी और उन पर बोझ बन जाऊंगी और उनके ज़मीनों पर हिस्सेदार भी बन जाऊंगी। यही वजह थी उन लोगों ने मुझे दोबारा नहीं पूछा। इसी तरह इस घर में रोज पल पल मर रही थी। पिंटू अब मुझसे अब दूर रहने लगा था। घर पर बहुत कम ही आता था। मैंने सुना था पड़ोस में पिंटू ने चंदा से शादी कर ली है। मैं किसे अपने दर्द को बताती? कोई तो मेरे साथ नहीं था। जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए इस घर में आई थी, उसी ने मुझे छोड़ दिया था तो कौन मेरा अपना होता? मैं अब जिंदा थी, लेकिन किसी और के ताने सहने के लिए, किसी और की मायूसी का बोझ उठाने के लिए। मुझे विश्वास था यह अंधेरा और ज़्यादा गहरा होने वाला है, क्योंकि इस घर में मेरे लिए सिर्फ तन्हाई रह गई थी। वह इल्ज़ाम सुबह का वक्त था। मैं किचन में आटा गूंद रही थी कि सास ने जोर से बर्तन मेज पर मार दिया और सब्जी गिरा दिया। ये क्या बनाया है? इसमें नमक कितना ज़्यादा है? तुझे होश नहीं? इतनी लापरवाही से खाना बनाती है। तेरी लापरवाही अब बढ़ती जा रही है। मैंने धीरे से कहा, मम्मी अगर सब्जी ठीक नहीं मैं दूसरा बना देती हूँ। उन्होंने हाथ उठाया, मेरे कंधे पर जोर से पलेट मारी। जुबान चलाने की आदत हो गई है। जिस दिन से आई है सब बर्बाद हो रहा है। मेरे बेटे का कारोबार डूब गया, हम सब बर्बाद हो गए। मेरे आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन मैं सब्र कर गई। नंद ने हंसते हुए कहा, मम्मी इस पर तो बातों का असर नहीं होता, इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। सास ने बर्तन उठाकर मेरी तरफ फेंक दिया। बर्तन जमीन पर गिरा और बहुत तेज शोर हुआ। चल निकल यहाँ से, वह बहुत तेज चिल्लाई थी। आज के बाद तेरी शक्ल ना देखूं इस घर में। मैं पीछे हट गई। उनके हाथ में लकड़ी का डंडा था। उन्होंने जोर से मेरी कमर पर दे मारा। मैं बाहर जाकर गिरी। इस वक्त मम्मी प्लीज़, मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने हाथ जोड़ दिए। मेरी तरफ से कहीं भी जा, लेकिन मेरे दरवाजे के अंदर दोबारा कदम मत रखना। उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर घर से बाहर धक्का दे दिया। मोहल्ले की एक औरत सामने से जा रही थी। मैं रो रही थी, लेकिन सास ने मुझे जोर से धक्का दिया। मनहूस औरत निकल। मैं गली में जाकर गिर गई। माथे से खून टपकी। आसपास लोग रुक गए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। उसी पल एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी, चाची ये क्या कर रही हो आप? ये पिंटू का चाचा का लड़का था। इसके मम्मी पापा का कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। ये विदेश में था, कुछ दिन पहले ही लौटा था। ये घर में रोज़ रोज़ कलेश देखता था, लेकिन जुबान से आज तक कुछ न कहा था। विजय मुझसे बड़ी इज्जत से बात करता था। वह तेजी से मेरे पास आया। उसने मुझे सहारा दिया। भाभी आप ठीक हैं? मैंने थके हुए शब्दों में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। विजय ने सास की तरफ देखा। ये सब क्या चल रहा है? आपने उन्हें गली में धक्का क्यों दिया? सास जोर से चिल्लाई, तू हट जा मेरे रास्ते से विजय। तू इस नागिन को नहीं जानता। उस औरत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पहले तेरे चाचा को खा गई, और जब इस लड़की से शादी होने वाली थी तो तेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई। तू बता, तब भी तू इस पर तरस खा रहा है? विजय ने मेरे चेहरे को साफ किया। चाची होश में आओ। अपने ही घर के औरत पर तुम इल्ज़ाम लगा रही हो। मरना जीना तो सब भगवान के हाथ में है, किसी की वजह से कोई नहीं मरता। सास ने गुस्से में कहा, विजय तू मेरे सामने से हट जा। ये मेरे और मेरे घर का मामला है। ये जादूगरनी है, लोगों पर जादू करती है, और मुझे लगता है तू भी इसके लपेट में आ गया है, तभी तो इसकी साइड लेता है। ये सबको अपनी जाल में फंसा रही है। तू भी दिन रात उसके कमरे में दिखाई देता है। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? विजय बिल्कुल सुन्न होकर चुप खड़ा रह गया। चाची ये आप क्या बोल रही हैं? किसी की मदद करना कोई बुराई नहीं। आप जानती हैं आप किस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं सब जानती हूँ। वह चीखी, एक दिन सबके सामने आ जाएगा। विजय ने कंधे से मुझे पकड़ लिया और कहा कि भाभी चलो अंदर। मैंने धीरे से कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे मत रोको, आपका कोई ठिकाना नहीं और ना ही इस हाल में कहीं जा सकती हो। मैंने बड़े प्यार से कहा, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। उसने मजबूती से कहा, मैं देख लूँगा कौन निकालता है आपको इस घर से। मेरा हाथ थामे मुझे अंदर लाया। आसपास मोहल्ले वाले सभी दरवाजे के पास खड़े देख रहे थे। सास ने विजय को भी बहुत सारी बातें सुना डाली थी। विजय ने गुस्से से कहा, अब आप कुछ नहीं कहेंगी? मैं भी हक रखता हूँ कुछ बोलने का। मेरा भी इस घर में बराबर का अधिकार है, और ये घर भी मेरे पिता की अमानत है। आपको पता होना चाहिए, ये घर और ये जायदाद अभी मेरे पिता के नाम पर है। मैं चाहूँ तो तुम्हें भी धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल सकता हूँ।
इससे अच्छा होगा कि आप ये सब ना करें और भाभी को घर के अंदर जाने दो। पर मैं अब वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी। मैंने विजय से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। विजय, अब बस बहुत हो गया। मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती। मैं भीख मांग कर खा लूँगी, वह मंजूर है, लेकिन इस घर में नहीं रहूँगी। ना ही मेरा पति मेरा है और ना ही ये घर वाले। मैं किसके सहारे इस घर में रहूँगी? विजय ने मेरा हाथ छोड़ दिया। वह बहुत गुस्से में घर के अंदर चला गया। मैं भी अब पक्का इरादा कर लिया था। अब बहुत सहा, लेकिन अब संभलने का वक्त है। मैं चलते चलते घर से बहुत दूर निकल आई थी। एक दुकान के पास बैठी पानी पी रही थी। तभी एक आदमी मेरे पीछे खड़ा हुआ। उसने मुझे पहचानने की कोशिश की। क्या आप विजय की कोई रिश्तेदार हैं? मैं चुप रही, कुछ न बोली। उसने मुझे पहचान लिया, कहा कि आप चंपा भाभी हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। अगर आप बुरा ना मानो तो मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। हम लोग मार्केट में आए थे। कल घर में एक छोटी सी पूजा करवाई है। आप हमारे घर चलोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा मैं आपके साथ चल सकती हूँ, लेकिन मेरे बारे में आप मेरे घर वालों से कोई बात ना करें, तभी मैं आपके घर जाऊँगी। वह शायद सब कुछ समझता था। उसने मुझसे वादा किया, मैं आपके घर वालों को कुछ भी नहीं बताऊँगा। आप चलिए। मैं उसके पत्नी के साथ उसके घर आई। अगले दिन सुबह घर में बड़ी शानदार तरीके से पूजा रखी गई थी। सब कुछ अच्छे से बीत गया था। विजय का दोस्त प्रशांत बहुत अच्छा समझदार इंसान लग रहा था। प्रशांत की पत्नी रिया भी बहुत अच्छी औरत थी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे सर में जख्म था, उसने मुझे दवाई दिलवाई और 1 हफ्ते तक उसने मेरी बड़ी देखभाल की। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जॉब कर सकती हो। मैं एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री में कटिंग करती हूँ। अच्छी सैलरी भी है। मुझे भी सिलाई आती थी और कटिंग भी आती थी। मैं संतोष की पत्नी रिया के साथ उस फैक्ट्री में जाने लगी और जान लगाकर काम करने लगी। फैक्ट्री का मालिक भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मैं वहाँ के और वर्करों से काम बिल्कुल सफाई और बहुत जल्दी किया करती थी, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिक मुझसे बहुत खुश रहता था। मैं रिया और संतोष के घर 3 महीने रुकी थी। उसके बाद मैंने खुद का एक कमरे का सेट ले लिया था। उनमें किचन भी था और एक कमरा था। यहाँ मैं अकेली रहती थी। अब मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून में बीत रही थी, लेकिन हमेशा मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जागता, जैसे मैं कुछ बनने जा रही हूँ। उस एक्सपोर्ट फैक्ट्री की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। एक दिन फैक्ट्री में काम के बाद एक लिफाफा हाथ में दिया गया। सुपरवाइजर ने कहा, ये मालिक ने दिया है, कुछ खास पैगाम है। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा नोट लिखा था, चंपा तुम बहुत खास हो, तुम जैसी औरतों को इज्जत मिलनी चाहिए, तरस नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये मेरा वादा है कि तुम्हें हमेशा इज्जत दूंगा। मैंने मालिक को तो कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके लिए मेरे दिल में इज्जत थी। सभी बताते थे कि मालिक बहुत अच्छा है, वह औरतों की बहुत इज्जत करता है। मैंने लिफाफा हाथ में लिया, सीधी दफ्तर पहुंची। दरवाजा खोलते ही आवाज़ दी, मालिक कहाँ है? एक नौकर ने मुझे उंगली के इशारे से कहा, उस कमरे में है, आप वहीं जा सकती हैं। जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंची, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि सामने विजय बैठा था। मैं विजय को देखकर घबरा गई थी और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उठते ही बड़ी इज्जत से मेरा पैर छुआ। मैं बिल्कुल उसे देखकर सुन खड़ी रह गई। कुछ भी था, अभी तो वो मेरे सामने मेरा मालिक था, और मालिक होकर एक नौकर के पैर में पड़ना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने तुरंत विजय को कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया। मैंने कहा, विजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विजय ने कहा, तुम मेरे लिए एक देवी समान हो और देवी के पैर छूना कोई पाप नहीं होता, पर इस लिफाफे में तुमने जो लिखा है मैं उसको कैसे स्वीकार कर लूँ? तुम पर और मुझ पर इल्जाम लगेगा। क्या कहेंगे कि सच में ये एक दूसरे से, इनका आपस में रिलेशन था? विजय ने कहा, लगेगा, क्या कहेंगे? मैं उसकी परवाह नहीं करता। लोग तो सिर्फ पावर और पैसे के पीछे होते हैं। मुझे ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, जो सामने सब कुछ जानते हुए उसका साथ देने से मना करते हैं और सच्चाई को झुठलाते हैं। मैं ऐसे समाज से बिल्कुल भी नहीं डरता, और मैंने तुम्हें तुम्हारी अच्छाई देखकर प्रपोज किया है। मैं बिल्कुल कमारा लड़का हूँ और तुम अच्छे से जानती हो। और जब से तुम इस फैक्ट्री में काम कर रही हो, मैं कई फैक्ट्रियों का मालिक बन गया हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो ये रही मेरी सारी फैक्ट्री। तुम इसकी जाँच पड़ताल कर सकती हो और मैं तुम्हारा इंतज़ार भी कर सकता हूँ। जब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए, जब तुम मुझसे शादी कर लेना। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। मैं अब यहीं रहकर, अपने भारत में ही रहकर काम करूँगा, और विदेश जाना भी कैंसिल कर दिया है, और मैंने अपना सारा हिस्सा भी ले लिया है। मैं विजय की बातें सुनकर बिल्कुल सुन खड़ी रह गई। मैंने कहा, विजय मैं अभी ये सब बात बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेरा गम बहुत ताज़ा है। मैं कुछ साल बिल्कुल अकेले जीना चाहती हूँ। तुम मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे अगर लगेगा कि मुझे किसी जीवन साथी की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। मैं अपने क्वार्टर में आ गई और विजय के बारे में सोचती रही। विजय जो कह रहा है वह सच है। मैं उन्हीं बातों में उलझी रही और काम करती रही। मैं अपने काम में बहुत मगन रहती थी। इस बीच मेरा मालिक से कभी सामना नहीं हुआ। विजय ने फिर से मेरे लिए अपने नौकर से पैगाम भिजवाया था। मैंने कागज़ मुट्ठी में लिया, दरवाज़ा खोला और सीधे ऑफिस की तरफ चल दी। रास्ते में कई लोगों ने मेरी तरफ देखा, शायद मेरे चेहरे के गुस्से को पढ़ लिया था। ऑफिस के बाहर पहुंचकर दरवाज़ा जोर से खोला और मेज़ पर फाइल रखी। विजय उठा और मुस्कुरा रहा था। बैठो चंपा, ये सब क्या है?
मैंने आगे बढ़कर जो लिफाफा मेरे हाथ में था मैंने उसके तरफ फेंका। तुम्हें लग रहा है ये अच्छा रहेगा? अचानक विजय ने लिफाफा उठाया। गहरी सांस ली। चंपा, मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे धोखे आए हैं और मैं कोई दावा नहीं करता मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो तुम अकेली नहीं हो। लोग क्या कहेंगे? लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन इज्जत सिर्फ वही दे सकता है जो खुद इज्जतदार हो, और मैं चाहता हूँ तुम्हें वह इज्जत दूँ जो तुमसे छीन ली गई थी। मैं कुर्सी पर बैठ गई। दिल पर बोझ बहुत भारी था, जुबान पर सवाल थे। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने क्या कुछ सहा है? मेरे किरदार पर शक किया गया था, तुम्हारे साथ नाम जोड़ा गया था, और अब तुम खुद ये सब करके दुनिया के मुंह बंद करवाना चाहते हो। विजय ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपना नाम देकर दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम पवित्र हो। मैंने नज़रें चुरा ली। उसने पलट कर कहा, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे जख्म, ये सब तुम्हारा असली इज्जत है। मैं कुछ बोल ना सकी, बस दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। सूरज अभी भी वैसे ही चमक रहा था जैसे कुछ बदला ना हो, लेकिन मेरे दिल में हलचल थी। शायद ये नई जिंदगी की चौखट है, शायद अभी कुछ फैसला बाकी था। फैक्ट्री के ऑफिस से निकलते हुए मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए थे। एक पल को दिल चाहा भाग जाऊं, कहीं बहुत दूर जाऊं, कोई मुझे पहचान न सके, कोई सवाल न कर सके, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्योंकि मैं हर दरवाजे से धकेली गई थी। लेकिन मैं भाग नहीं सकती थी। वे सब जो विजय ने कहे थे मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुबह फैक्ट्री जाती, मशीनों के शोर में अपना दिमाग खो देती, लेकिन हर बार जब मालिक का कमरा सामने आता तो निगाहें खुद ब खुद झुक जाती। तब सुपरवाइजर ने एक दिन आकर कहा, चंपा, मालिक ने बुलाया है। दिल जैसे फिर से हलक में आ गया। चुप से उठी और ऑफिस की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोला। विजय अपनी जगह पर बैठा हुआ था। इस बार खड़ा नहीं हुआ, बस निगाहें उठाकर कहा, बैठो। मैं कुर्सी पर बैठ गई। विजय बहुत परेशान लग रहा था। विजय ने सवाल किया। मैंने नजरें नहीं उठाई, बस थकावट है। चंपा, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें उलझा रही है, लेकिन मैं कोई जज्बाती फैसला नहीं कर रहा। मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ, मैंने हल्की आवाज़ में कहा। विजय, तुम भूल गए हो जब मुझे उस घर से निकाल दिया गया। मैं दोबारा उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, ये मैंने कसम खाई है, और ये मेरी इज्जत का भी सवाल है। उन लोगों का दोबारा कभी सामना नहीं करना चाहती। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? उसने कहा कि जिस दिन तुम वहाँ से आई थी मैंने भी वो घर छोड़ दिया था, सब कुछ अपना हिस्सा ले लिया था। मुझे नहीं पता अब वह लोग कहाँ रहते हैं। और हाँ, उन लोगों के पास कोई ज़मीन भी नहीं थी, वह तो सारी ज़मीन मेरी थी। मेरे पापा ने उन लोगों को रखा हुआ था। मेरे चाचा और पिंटू के पास अपनी फैक्ट्री थी जो काम कर रहे थे, लेकिन पिंटू ने वो भी डिबो दिया, क्योंकि वह काम चाव से नहीं करता और ज़्यादा मजदूर रखने से मजदूर काम को बिगाड़ देते हैं। जब तुम काम ध्यान से नहीं करोगे, तुम्हारा ध्यान कहीं और भटकेगा, तुम्हारा कारोबार कैसे आगे बढ़ पाएगा। उसने अपना कारोबार भी डुबो दिया और मैंने उस घर को खाली भी करवा दिया। मैंने वह घर बेच दिया, क्योंकि मैं भी उन लोगों से अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। मुझे उन पर कोई भी दया नहीं करनी थी। जो मेरा था मैंने वह अपना सारा ले लिया। मुझे नहीं पता वे लोग कहाँ हैं। उस दिन जब तुम घर से बाहर निकली थी तो मैंने अपने दोस्त संतोष को फ़ोन किया था और उसे तुम्हारे पीछे लगा दिया था, ताकि संतोष तुम्हारी मदद कर सके। उसकी पत्नी रिया भी बहुत अच्छी इंसान थी। मैं उन्हें अच्छे से जानता था, इसलिए मैंने उन दोनों को तुम्हारे पीछे भेज दिया। जैसा मैंने कहा था, संतोष ने ठीक वैसा ही किया था। तुमने संतोष और रिया पर विश्वास किया और तुम इस फैक्ट्री में चली आई, और तुमने अपनी लगन और मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुंची हो। मैंने तुम्हें संभालने का मौका दिया, तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया, ताकि तुम्हें ना लगे मैंने तुम पर कोई एहसान किया है। अब बताओ मैं तुम्हें कितना समय दूँ? विजय की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। मुझे नहीं मालूम था विजय इतना चाहेगा। वह मेरे लिए विदेश भी नहीं गया। मैं चुप रही और कहा, विजय, मैं अपने घाव को अभी तक नहीं भर पाई हूँ, इसलिए मैंने तुम पर शक किया। मुझे माफ़ कर देना विजय, मुझे सच्चाई नहीं मालूम थी। तुमने वह घर छोड़ दिया है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। विजय ने बिल्कुल साधारण तरीके से फैक्ट्री में ही शादी की, और सभी कर्मी और सभी काम करने वाले लोगों ने मेरी शादी के कामों में हाथ बटाया। फैक्ट्री में ही मंडप को सजाया गया था और पंडित जी को वहीं पर बुलवाया गया था, और हम दोनों की शादी की रस्में शुरू हुई थी। कुछ घंटे के इंतजार के बाद हम दोनों पति पत्नी बन गए थे। फैक्ट्री में सभी लोग बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा उसका दोस्त संतोष और रिया बहुत ज़्यादा खुश थे। विजय ने हम दोनों के लिए एक अलग घर बनवाया था। विजय उस रात मुझे उस घर में ले गया, जहाँ पर बहुत सुकून था। जब मैं उस रूम में गई तो मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ सिर्फ मेरी यादें हैं। हर कमरे में विजय ने मेरे नाम का कुछ न कुछ पेंटिंग करवाया था और बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। उसके दिल की मलिका मैं कब बन गई थी, तब से लेकर आज तक की उसने हर चीज़ उस घर की पेंटिंग में दिखाया था। मैं इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी और भगवान का धन्यवाद करते नहीं थक रही थी। अगर भगवान को सच्चे दिल से पुकारो तो भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो जाता है
और भगवान इस वक्त मेरे पति के रूप में ही प्रकट हुआ था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं इस वक्त कोई खूबसूरत औरत नहीं थी, मैं इस वक्त एक मेहनती और समझदार लड़की थी। मेरे हाथों में मेहंदी की जगह काम के छाले के निशान थे। जख्म के निशान तो मेरे पूरे शरीर में थे, लेकिन मैं धीरे धीरे उनको मिटाती जा रही थी और विजय ने मेरे सारे जख्म धीरे धीरे भर दिए थे। आज विजय से मेरी शादी को 3रा महीना होने वाला था, लेकिन विजय ने मुझे अभी तक टच तक नहीं किया था। लेकिन दिल से मोहब्बत करने वालों को टच करने की ज़रूरत नहीं होती, वह तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं विजय को अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। वो मेरे दिल के हर एक कोने में बस चुका था। आज पहली बार मैंने पूरा श्रृंगार किया था और विजय के आने से पहले मैं विजय के रूम में उसके बेड पर इंतजार कर रही थी। विजय आते ही ये सब देखकर एकदम हैरान रह गया था। उसने कहा, चंपा, इस सब चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे दिल में वैसे ही राज करती हो। मैंने कहा, विजय, हम पति पत्नी हैं, ये तो मेरा कर्तव्य है एक दूसरे के दिल में रहने का। इसके अलावा एक दूसरे का दिल बहलाने का। क्यों ना मैं आज विजय से वह सारे पर्दे दूर कर दूं जो कई महीनों से हमारे बीच में हैं। मैंने तुरंत अपने सारे कपड़े उतारकर एक साइड में रख दिए। विजय सिर्फ मुझे निहारता रहा। मैंने कहा, विजय, अब हमें आपस में इस तरह कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। हम जब एक दूसरे के दिलों में राज करते हैं तो हमें इन कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं। विजय तो अपना अगला सांस ही नहीं ले पाया था। वह मुझ में ऐसे गुम हुआ। सुबह के 10 बज गए थे जब नौकर ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, मैडम जी, चाय है। तब हम एक दूसरे को छोड़कर एक दूसरे को देखने लगे और कहा कि अब दिन में अगला राउंड शुरू होगा और ये राउंड कभी ख़त्म नहीं होगा। हम एक दूसरे के दिल में यूं ही उमंग भरते रहेंगे, ये मेरा वादा है। उसके बाद हम नहा धोकर नाश्ता करने चले गए। विजय ने कहा कि तुम्हें फैक्ट्री में अब कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आगे अपनी पढ़ाई कर सकती हो। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक़ था, मैंने भी अपने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। विजय ने कहा कि तुम इतना अच्छा बोलती हो, इतना अच्छा सोचती हो, क्यों ना तुम अपनी कहानी लिखो। मैं अब रोज़ पढ़ाई करती थी और अपनी कहानी को लिखा करती थी। हमारी शादी को अब 3रा साल होने आया था। मैं और विजय बहुत खुश थे। भगवान ने मुझे वह सब कुछ दिया था जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन मैं और विजय शॉपिंग करने के लिए बाहर गए हुए थे। मुझे सब्जी भी लानी थी। विजय ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम दोनों सब्जी लेने चले गए। 2-3 हरी सब्जियाँ ली। मैं टमाटर लेने पहुंची तो एक बहुत बूढ़ी औरत नीचे बोरी बिछाकर टमाटर बेच रही थी। उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि वह कोई और नहीं, मेरी सास थी। विजय ने भी उन्हें पहचान लिया था और मेरी सास ने भी मुझे पहचान लिया था। वो मेरे पैरों में पड़कर रोने लगी और कहने लगी, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत जुल्म किया, उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। पिंटू ने तो शादी कर ली थी, लेकिन उसके बाद वह किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा था। पिंटू की गलत संगति हो गई थी। पिंटू उन गलत लड़कों के साथ रह रहा था जो लड़कियों की इज्जत को 2 कौड़ी का समझते हैं। होली के दिन पिंटू ने और पिंटू के दोस्तों ने एक लड़की को घर बुलाया और उसके साथ बारी बारी रेप करते रहे। वह लड़की मौके पर ही दम तोड़ गई थी। आस पड़ोस वालों ने मौके पर पुलिस बुलाकर उन सभी आरोपियों को पकड़वा दिया। उसमें पिंटू भी शामिल है। उस लड़की को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला पिंटू ही है और पिंटू जेल में है। और मेरी बेटी ने भी मुझे अपने घर में रहने से मना कर दिया है, क्योंकि उसका पति उससे लड़ाई झगड़ा करता है। मैं अपना पेट पालने के लिए ये टमाटर बेचकर गुजारा कर रही हूँ। ये सब मेरे ही कर्मों की सज़ा है। मैंने तुम्हें मनहूस समझा और हर उस मौत की वजह और हर नुकसान की वजह तुम्हें समझा, और मैं गलत थी। मौत और ज़िंदगी तो भगवान के हाथ में है। अब मैं रोज़ भगवान से रोकर प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, तुम मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। भगवान ने तो मेरी सज़ा तय कर रखी है। मैंने भी तुरंत अपनी सास को माफ़ कर दिया और उन्हें अपने घर ले आई, और विजय ने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। अब वो हमारे साथ रह रही थी और पिंटू जेल में था, और मेरी चाची भी बहुत बीमार हो गई थी। मैं विजय के साथ अपनी चाची से भी मिलने गई थी। वह बहुत बीमार हो गई थी और उन्होंने भी मुझसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी थी। मैंने सबको माफ़ कर दिया था। माफ़ करने वाले को भगवान बहुत जल्द पसंद करता है। मेरी और विजय की शादी के 5 साल के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। वह बिल्कुल विजय की तरह था। विजय उससे बहुत मोहब्बत करता था। जब भी मेरा बेटा अपने पिता से कहानी सुनने की जिद करता तो वो मेरी कहानी लेकर बैठ जाता। कहता, तुम्हारी माँ इतनी मेहनती और समझदार औरत है, उसकी सारी कहानियों में मैं ही होती। विजय मुझे बहुत प्यार करता था। ये थी मेरी प्रेम कहानी। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या मैंने विजय से शादी करके ठीक किया या गलत?